नमस्कार साथियों सतह रसायन का जो अपना क्लास 12th में यूनिट चल रहा है और सतह रसायन का आज जो है 8वां लेक्चर है। सभी लेक्चर हम सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं और सारे लेक्चर आपको देखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से सिस्टमेटिक सारे लेक्चर आप देख सकते हो। शुरुआत करें आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। साथियों, जब भी आप स्टडी करो तो कॉन्सेंट्रेट होकर स्टडी कीजिए, पूरा वीडियो देखिए और नोट्स बनाते हुए पढ़िए, तभी आपको पूरा बेनिफिट मिल पाएगा। अदरवाइज़ स्किप करके वीडियो इधर उधर जाना, ये करना, तो ऐसे पूरा सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे। और सभी वीडियो सिस्टमेटिक देखोगे तो उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। एक बार में नहीं समझ में आया, आप डबल रिपीट कीजिए, डबल से वीडियो को देखिए, ईयरफोन लगा के व्यवस्थित तरीके से देखिए, आपको श्योर है कि 100% आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो कुछ चीज़ें जैसे कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आज जो है इन पे के ऊपर बातें कर रहा हूँ कि पेप्टिकरण क्या है, स्कंदन क्या है, हार्डी-शुल्ज़े का नियम क्या है, गोल्ड नंबर क्या है, इनके बारे में आज बात करने जा रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है इनकी मैंने आपको जो बेसिक जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, सारी जानकारी। इसके अलावा आपको और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में पढ़ना है, ज़्यादा स्टडी करना है तो आप बुक्स का सहारा ले सकते हो। अगर आप ये चीज़ पढ़ने के बाद अब बुक्स में जो बाकी चीज़ें दी गई हैं वो नॉर्मल लैंग्वेज है, ज़्यादा कोई आप डिस्टर्ब नहीं होंगे उससे, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। यदि आपको बेसिक बातें समझ में आ गई कि क्या होता है स्कंदन, क्या होता है पेप्टिकरण, क्या होता है गोल्ड नंबर, क्या होता है हार्डी-शुल्ज़े का नियम, तो ये सारी बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएगी, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आती जाएगी। तो बात करें आज, सबसे पहला टॉपिक है आपके लिए पेप्टिकरण क्या है। पेप्टिकरण अब क्या होता है कि जब आप पढ़ना चालू करते हैं तो नए नए वर्ड माइंड में आते हैं। आपके माइंड में शायद आपने कभी पहली बार सुना होगा कि ये क्या है पेप्टिकरण, तो एक बार सुना आपने, 2 बार सुना, आप अपने आप इनसे फेमिलियर हो जाओगे, इन वर्ड से इंट्रोड्यूस हो जाओगे, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो कहने का मतलब है कि जो अपन जो एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए आवश्यक होता है रिवीजन, रिवीजन ही डिवीज़न है। नो रिवीजन नो डिवीज़न, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, सारे वर्ड आपके माइंड में घूमने लग जाएंगे। जैसे आप किसी पर्सन से पहली बार मिलते हो तो उसकी शक्ल पहली बार देखिए तो थोड़ा कम इंट्रोड्यूस हुए, फिर दूसरी बार देखा, फिर तीसरी बार देखा, फिर वो आपका अच्छी तरह से फ्रेंड बन गया, ये हो सकता है। तो धीरे धीरे फेमिलियर होना पड़ता है। धीरे धीरे जब अपन पढ़ाई करते हैं तो इन वर्ड से जान पहचान बढ़ानी पड़ती है। अगर आप जान पहचान नहीं बढ़ाओगे तो एग्ज़ाम में भूल भुलैया हो जाओगे। इसलिए जितनी ज़्यादा जान पहचान बढ़ाओगे, जितने ज़्यादा इन वर्ड्स के अंदर, अपने टॉपिक के अंदर खो जाओगे, उतनी अच्छी तरह से आप अपनी एग्ज़ाम दे पाओगे। तो साथियों, बात करते हैं पेप्टिकरण की। तो पेप्टिकरण क्या है? तो पेप्टिकरण समझने से पहले आपको एक चीज़ समझना आवश्यक है कि अवक्षेप क्या होता है। तो साथियों, जब भी कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, जो भी रिएक्शंस होती हैं, तो रिएक्शंस जो होती हैं उस रिएक्शन में अगर अपन 2 अभिकारक को मिला रहे हैं और अभिकारक को मिलाने पर अगर आपके सामने, अगर जैसे कि अपनों ने लिया, एक द्रव लिया और दूसरा भी द्रव लिया, ठीक है, हो सकता है इधर आपके पास एक द्रव बन रहा है और एक बन रहा है ठोस बन रहा है, एक आपको ठोस प्राप्त हो रहा है, हो सकता है। या फिर इधर आपने द्रव लिया, यहाँ पे ठोस लिया, और हो सकता है कि इधर द्रव भी प्राप्त हो जाए और आपको ठोस अवस्था में भी कुछ प्राप्त हो जाए। तो माना कि आपने 2 रिएक्टेंट लिए, क्या लिए? आपने 2 रिएक्टेंट लिए, उन रिएक्टेंट को आपस में दोनों को मिलाया, मिलाने पर आपको जो प्रोडक्ट मिला उसमें 2 चीज़ें प्राप्त हुई, एक तो ठोस और एक क्या प्राप्त हुआ? आपको द्रव प्राप्त हुआ। तो यदि आपको जो ठोस और द्रव, ध्यान से सुनिएगा, आपको जो ठोस और द्रव जो प्राप्त हो रहा है उसको क्या करेंगे? उनको अलग अलग करना है तो क्या करेंगे? फनल लेंगे, सेपरेट करेंगे, यहाँ पर फिल्टर पेपर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यहाँ पर फिल्टर पेपर लगाएंगे। आपको जो प्राप्त हो रहा है, जैसे कि बीकर के अंदर, आप बीकर में आपके पास जो है ठोस भी हैं, द्रव भी हैं। क्या है भैया? ठोस प्लस द्रव, दोनों चीज़ें विद्यमान हैं। मतलब जो द्रव के अंदर ठोस के बारीक बारीक पार्टिकल दिख रहे हैं उनको कह सकते हैं आप प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट को ही हिंदी में कहते हैं अवक्षेप। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट को अवक्षेप कहते हैं। पीपीटी, जिसका पीपीटी शार्ट में कहते हैं, तो प्रेसिपिटेट ही क्या है? अवक्षेप है। अब आपको आज क्लियर बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूज रहता है कि क्या होता है अवक्षेप, क्या होता है निस्यंद। तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा, जब अपन छानेंगे तो छानने पर यहाँ पर जो मिल रहा है, यहाँ पर, इसको कहेंगे अपन अवक्षेप। क्या कहेंगे इसको? अवक्षेप। ध्यान से देखिएगा। और ये जो इसके अंदर जो जाएगा
लिक्विड है, लिक्विड ही बचा तो उसको क्या कहोगे भैया आप? निस्यंद कहोगे। मेरी बात सुनिए, आपने रिएक्शन करवाई, रिएक्शन करवाने पर क्या मिला आपको? ठोस और द्रव दोनों है आपके पास बीकर के अंदर, ठोस और द्रव दोनों है। अब ठोस को अलग करना है और द्रव को अलग करना है, तो ठोस को अलग कर दोगे तो वो क्या है, उसको क्या कहोगे आप? अवक्षेप कहोगे। और द्रव को क्या कहोगे? निस्यंद कहोगे, या फिर इसको फिल्ट्रेट भी कहो तो भी सही है। तो ऐसे शार्ट अगर अंग्रेजी में कहेंगे तो ये तो है, ये इसको अवक्षेप मतलब प्रेसिपिटेट है, और ये निस्यंद मतलब इसको कहोगे आप फिल्ट्रेट। क्या कहोगे? फिल्ट्रेट कहोगे। तो मेरे हिसाब से अब आपको जब प्रैक्टिकल करोगे तब अवक्षेप वर्ड कई बार आता है, तो आप अवक्षेप के बारे में कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्या होता है अवक्षेप। कई बार निस्यंद वर्ड आता है तो आप समझ पाओगे हाँ निस्यंद इसको कहते हैं, नहीं तो पूरी 12वीं क्लास पास कर ली और उसको ये भी पता नहीं है कि भैया अवक्षेप क्या होता है और निस्यंद क्या होता है। तो क्लियर माइंड में आ गई ना आपके सामने अवक्षेप की कि अवक्षेप क्या है। तो जब कोई केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन होती है, चाहे द्रव द्रव की रिएक्शन करवाए चाहे द्रव ठोस की रिएक्शन करवाए, तब जो आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें प्रोडक्ट में एक द्रव मिला और एक और क्या मिला? ठोस अवस्था में मिला। तो ठोस अवस्था में जो मिल रहा है वो क्या है? एक अवक्षेप है। और अवक्षेप क्या होता है? रिएक्शन होने के बाद क्या होगा कि जैसे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद नीचे की तली में बैठ जाएगा, तो नीचे क्या है? अवक्षेप बैठ गया वो। और जो लिक्विड फॉर्म में है उसको क्या कह दिया अपनों ने? निस्यंद कह दिया। क्या कह दिया भैया? निस्यंद। अब यहाँ पर पेप्टीकरण की बात कर रहे हैं, तो आपके पास क्या है? अवक्षेप है। बनाना क्या है आपको? कोलाइडी विलयन बनाना है। आपके पास अवक्षेप है, अवक्षेप से क्या बनाना है? कोलाइडी विलयन बनाना है। मैं कहूँ कि आपके पास जो है अवक्षेप है, अवक्षेप पड़ा हुआ है इसके अंदर, ये है अवक्षेप है, ठीक है, आपने ले रखा है। अवक्षेप जो आपको प्राप्त हुआ था वो आपने क्या ले रखा? अवक्षेप ले रखा है। अब अवक्षेप से आपको क्या बनाना है? कोलाइडी विलयन बनाना है। सिंपल बात है, अवक्षेप से कोलाइडी विलयन बनाना है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? पेप्टीकरण। समझ में आ गया? अवक्षेप से कोलाइडी विलयन। अब कोलाइडी विलयन बनाना है तो इसके अंदर कोई ऐसा पदार्थ मिलाया जाए ताकि ये यहाँ पर अवक्षेप है, ये पूरे इसके अंदर फैल जाए बूंदों के रूप में, है ना, तो छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में फैल जाए, तो क्या बन जाएगा? ये कोलाइडी विलयन बन जाएगा। ये अवक्षेप मतलब बैठा ही नहीं रह जाए, ऐसा पदार्थ मिलाए कि अवक्षेप जो है क्या बन जाए? छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में पूरे बीकर में वितरित हो जाए। तो इसके अंदर अवक्षेप के अंदर बूंद बूंद करके क्या डाला? फेरिक क्लोराइड डाला, FeCl3 इसके अंदर मिलाया, बूंद बूंद करके इसके अंदर FeCl3 मिलाया। तो FeCl3 मिलाने पर क्या मिलेगा आपको? कोलाइडी विलयन मिल जाएगा। और ये अवक्षेप का क्या लिया? फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड बोले तो FeOH थ्राइस। क्या लिया आप लोगों ने? FeOH थ्राइस, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजा बने हुए अवक्षेप में यदि FeCl3, क्या लिया? FeCl3 की ओके फेरिक क्या मिला है अपना? फेरिक क्लोराइड का विलयन मिलाने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का लाल भूरे रंग का कोलाइडी विलयन बनता है। मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह से पेप्टीकरण वाली डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। क्या इमेजिनेशन कीजिए अवक्षेप की कि ये अवक्षेप है। अवक्षेप इस तरीके से कहीं ना कहीं से अपने को रिएक्शन के दौरान प्राप्त हुआ। अब उस अवक्षेप से आपको क्या बनाना है? कोलाइडी विलयन बनाना। तो उस अवक्षेप के अंदर क्या डाला? कोई ऐसा पदार्थ डाले कि कोलाइडी विलयन बन जाए, ठीक है। तो ये जो अवक्षेप के जो पार्टिकल है वो कोलाइडी पार्टिकल के रूप में विद्यमान हो जाएंगे, कोलाइडी विलयन बन जाएगा। ये समझ लीजिए, आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? देखिए, अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में बदलने की क्रिया पेप्टीकरण कहलाती है, और जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे पेप्टीकारक कहते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि पेप्टीकारक कौन है, तो कौन है भैया पेप्टीकारक? यहाँ पर कौन सा पदार्थ मिला रहे? फेरिक क्लोराइड मिला रहे। तो फेरिक क्लोराइड क्या हो गया? एक पेप्टीकारक हो गया। FeOH3 के ताजे बने हुए अवक्षेप में बूंद बूंद करके फेरिक क्लोराइड का विलयन मिलाने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का लाल भूरे रंग का कोलाइडी विलयन बनता है। मेरे हिसाब से सारी चीज़ें आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। बेसिक बात समझ में आ गई कि पेप्टीकरण क्या होता है। जब भी वर्ड आए तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में बदलने की प्रक्रिया पेप्टीकरण कहलाती है। अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में बदलने की क्रिया पेप्टीकरण कहलाती है, और जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे पेप्टीकारक कहते हैं। समझ में आ गया? चलो अब बात आगे करते हैं स्कंदन के बारे में। अब इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा स्कंदन। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? स्कंदन। आपके पास कोलाइडी विलयन है, क्या है? आपके पास कोलाइडी विलयन है। ध्यान से देखिएगा,
बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपके पास है कोलाइडी विलयन। क्या है? कोलाइडी विलयन। यह कोलाइडी विलयन है, ठीक है, कोलाइडी विलयन। अब कोलाइडी विलयन से क्या प्राप्त करना आपको? अवक्षेप। तो इसके अंदर कोई ऐसा पदार्थ मिला दें कि ये कोलाइडी विलयन में जो पार्टिकल है वो पार्टिकल धीरे धीरे वापस क्या है, झुंड बना के नीचे बैठ जाए, मतलब अवक्षेप के रूप में परिवर्तित हो जाए। वहां पर क्या बनाया था? अवक्षेप से कोलाइडी विलयन बनाया था। यह कोलाइडी विलयन से क्या प्राप्त हो रहा है? वापस अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। प्रेसिपिटेशन हो गया उसका वापस पार्टिकल का। क्या हो गया? प्रेसिपिटेशन। तो देखिए स्कंदन, तो स्कंदन कोलाइडी विलयन को अवक्षेप में बदलने की क्रिया स्कंदन कहलाती है। कोलाइडी विलयन को अवक्षेप में बदलने की क्रिया स्कंदन कहलाती है। एग्जाम्पल AS2S3 के ऋणावेशित कोलाइडी विलयन को NaCl डालो, BaCl2 डालो, AlCl3 डालो, SnCl4 डालो, क्या हो जाएगा? स्कंदन हो जाएगा। तो अब कोलाइडी विलयन को अवक्षेप में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? स्कंदन कहलाती है। कुल मिला के जब भी आपको अवक्षेप मिल गया, अवक्षेप बन गया, मतलब आपको एक तो पदार्थ प्राप्त हो गया द्रव और एक पदार्थ हो गया ठोस के रूप में, दोनों को आप सेपरेट कर सकते हो। तो जो ठोस है, मैंने जस्ट बताया था अभी, जो ठोस है उसको कह दिया अवक्षेप और नीचे जो निकला वो क्या है? निस्यंद हो गया। तो कोलाइडी विलयन को अवक्षेप में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? कोलाइडी विलयन को अवक्षेप में बदलने की क्रिया स्कंदन कहलाती है। इसके जस्ट अपोजिट है ये। उदाहरण AS2S3 के ऋणावेशित कोलाइडी विलयन को NaCl, BaCl2, AlCl3 द्वारा स्कंदित किया जाता है। दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब भैया आपको जो हार्डी-शुल्ज़र का नियम जो बता रहा हूँ, हार्डी-शुल्ज़र का नियम इससे रिलेटेड ही है। हम बात कर रहे थे स्कंदन की, तो स्कंदन के लिए हमने कभी तो डाल रहे भैया NaCl डाल सकते हैं अपन, BaCl2 डाल सकते हैं, बेरियम क्लोराइड डाल सकते हैं, डाल सकते हैं अपन AlCl3 डाल सकते हैं, डाल सकते हैं SnCl4 डाल सकते हैं, किसी के द्वारा भी स्कंदित किया जा सकता है। अगर मैं स्कंदन करना है, क्या करना है? स्कंदन, मतलब कोलाइडी विलयन को अवक्षेप में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्कंदन कहते हैं। अगर मैं NaCl के द्वारा स्कंदन करूं या फिर BaCl2 के द्वारा स्कंदन करूं या फिर AlCl3 के द्वारा या फिर SnCl4 के द्वारा, तो यहाँ पे सिंपल लॉजिक है कि स्कंदन की क्षमता संयोजकता पर निर्भर करती है। किसके ऊपर डिपेंड करेगी? वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी। जितनी ज़्यादा संयोजकता होगी उतनी ज़्यादा स्कंदन होगा, उतना ज़्यादा स्कंदन होगा। तो यहाँ पे संयोजकता की, सोडियम से एक क्लोरीन जुड़ा हुआ, तो सोडियम की संयोजकता 1 है, बेरियम की संयोजकता 2 है, एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है और टीन की संयोजकता कितनी है? 4 है। तो हार्डी-शुल्ज़र साहब ने इतना सा बताया। अगर मैं कहूँ कि एक तो अपने को स्कंदन करना है और एक तो मिलाया NaCl, तो NaCl मिला के देखा स्कंदन, और एक मिला के देखा अपनों ने SnCl4, ये मिला के देखा, स्टेनिक क्लोराइड मिला के देखा, SnCl4 मिला के देखा अपनों ने, तो स्कंदन कौन का अच्छा करेगा? SnCl4 अच्छा करेगा। मतलब SnCl4 कम क्वांटिटी में ही ज़्यादा काम कर लेगा, ठीक है। मतलब NaCl, इससे इसका 4 गुना जरूरत पड़ेगी NaCl की, इससे इसका 3 गुना ये जरूरत पड़ेगी, इससे इसका ये 2 गुना जरूरत पड़ेगी। तो सबसे अच्छा कौन स्कंदन जल्दी कौन करेगा? ये कर लेगा, क्योंकि इसकी संयोजकता क्या है? ज़्यादा है। तो हार्डी-शुल्ज़र साहब ने क्या कहा? यही तो कहा कि स्कंदन की क्षमता संयोजकता पर निर्भर करती है। इस नियम के अनुसार स्कंदन की क्षमता संयोजकता पर निर्भर करती है, अर्थात जितनी अधिक संयोजकता होगी उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो स्कंदन क्षमता इनमें अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा स्कंदन क्षमता किसकी है भैया? AS2S3 के, ये ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। अगर उसमें NaCl मिलाओ, BaCl2 मिलाओ, AlCl3 मिलाओ या SnCl4 मिलाओ, तो स्कंदन क्षमता सबसे ज़्यादा है SnCl4 की, क्योंकि जब भी SnCl4 डिवाइड होगा तो SN4 प्लस और प्लस 4Cl माइनस, NaCl जब डिवाइड होगा तो Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। BaCl2 जब डिवाइड होगा आयनों में तो Ba2 प्लस और क्या होगा? 2Cl माइनस। AlCl3 जब डिवाइड होगा तो Al3, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 प्लस चार्ज हो जाएगा, Al3 प्लस 3Cl माइनस। तो यहाँ पर संयोजकता सबसे ज़्यादा टीन की है, तो स्कंदन क्षमता भी किसकी सबसे ज़्यादा होगी? इसकी होगी। इस क्रम को इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि SN4 प्लस, देन Al3 प्लस, देन Ba2 प्लस, देन Na प्लस। ये वाला क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है।
जब अपन ऋणावेशित कोलाइडी विलयन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज की बात कर रहे हैं। जब अपन धनावेशित सॉल्ट की या कोलाइडी विलयन की बात करेंगे तब यहाँ पर ये जो स्कंदन करेगा वो ऋणायन करेंगे, उनका स्कंदन क्या कौन करेंगे, ऋणायन। तो जिनके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ रहा है मतलब वो उसका स्कंदन ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका स्कंदन क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। देखिए इसी प्रकार धनावेशित साल के प्रति ऋणायनों की स्कंदन क्षमता का क्रम PO43 माइनस का ज़्यादा है, देन SO42 माइनस, देन Cl माइनस। मेरी बात को समझ रहे होगे। तो कुल मिला के स्कंदन की क्षमता किसके ऊपर डिपेंड करेगी, समझ में आ गया होगा, संयोजकता के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर बात करें ऋणावेशित कोलाइडी विलयन की तो सबसे ज़्यादा इसके कारण, फिर इसके, फिर इसके, फिर इसकी सबसे ज़्यादा क्षमता इसकी होगी स्कंदन की। जब बात करेंगे धनावेशित सॉल्ट की या धनावेशित कोलाइडी विलयन की तो इसी प्रकार धनावेशित सॉल्ट के प्रति ऋणायनों की स्कंदन क्षमता का क्रम PO43 माइनस, देन SO42 माइनस, देन Cl माइनस। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। अब इसी से रिलेटेड बात आई है स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर या कोलाइडों का रक्षण। क्या करें, कोलाइडों का रक्षण। तो अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टेड बात है, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टेड डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए हम बना रहे हैं कोलाइडी विलयन, हमें कई चीज़ों में, कई रिएक्शंस में ज़रूरत पड़ती है कोलाइडी विलयन की, तो हमने बना रखा है कोलाइडी विलयन। ये है आपके सामने कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन। और मैं आपको बता चुका हूँ कि कोलाइडी विलयन में दो प्रावस्थाएं होती हैं, एक तो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब कोई भी इसके अंदर वितरित है, सॉलिड पार्टिकल इसके अंदर वितरित है। ये है आपके पास में कोलाइडी विलयन, ठीक है, क्या है आपके पास में कोलाइडी विलयन है। अब बात करें कि कोलाइडी विलयन का रक्षण करना। रक्षण क्यों करना भैया, कोलाइडी विलयन की ज़रूरत है हमको, मेडिसिन में ज़रूरत है, कई सारे रिएक्शन में ज़रूरत है, तो हमें तो कोलाइडी विलयन चाहिए, कोलाइडी अवस्था में विलयन चाहिए। अब इसके ये क्या है कोलाइडी विलयन में, अगर ये जो पार्टिकल हैं, ये जो ब्लैक डॉट से बता रखे हैं परिक्षिप्त प्रावस्था में, अगर ये नीचे बैठ गए तो ये क्या हो गया, इस कंडीशन में मैं क्या कहूँगा इसका कि अवक्षेपण हो गया। क्या हो गया भैया, अवक्षेपण हो गया। तो मैं इसके अंदर क्या चीज़ मिला दूं कि यहाँ पर जो नीचे जो है अवक्षेपण नहीं हो। तो कोलाइडों का रक्षण मतलब मैं कहूँ कि जो कोलाइडी विलयन लिया उसकी हमें क्या करना है, रक्षा करना है। क्या करना है भैया, रक्षा करना है, उस कोलाइडी विलयन को बने हुए रहने देना है। मेरी बात को, लैंग्वेज को आप समझ रहे होंगे। कोलाइडी विलयन की क्या करना है, हमें रक्षा करना है, कोलाइडी रक्षण। जैसे कि ये आपके सामने कोलाइडी विलयन है और इस कोलाइडी विलयन का क्या करना है, रक्षण करना है, इसका अवक्षेपण नहीं होने देना है। समझ में आया। तो इसमें कोई ऐसे पदार्थ मिला दिए जाए, इसके अंदर कि अपना अवक्षेप न बने। तो उन जो इनकी रक्षा करेंगे, जो कोलाइडी विलयन को अवक्षेपण नहीं होने दे। अवक्षेपण मतलब ये जो है वापस अवक्षेप में परिवर्तित नहीं हो, आपके जो बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में बैठ के नीचे की तरफ नहीं बैठे, ये बिल्कुल है ना। तो ये जो आपका अवक्षेपण नहीं हो, अवक्षेप में परिवर्तित नहीं हो, अवक्षेपण हो जाएगा तो ये जो पार्टिकल है ये कहाँ आ जाएंगे, नीचे तली में बैठ जाएंगे भैया। फिर आपको जो मेडिसिन है, दवाई है, इंजेक्शन लगाना है, तो इंजेक्शन कैसे लगाएंगे भैया डॉक्टर। समझ में आ रही बात। तो कोलाइडों का रक्षण, तो वो जो मेडिसिन होती, दवाइयाँ होती, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा पदार्थ मिला दिया जाए कि उसकी क्या करे, रक्षा करे, मतलब आपका कोलाइडी विलयन बना रहे। मेरी बात को समझ रहे हैं। तो कोलाइडी रक्षण या गोल्ड संख्या या स्वर्ण संख्या, तो कुछ पदार्थ ऐसे मिला दिए जाए जो क्या करे, उसकी रक्षा करे, उसको कोलाइडी विलयन में परिवर्तित, अवक्षेपण में परिवर्तित नहीं होने दे कोलाइडी विलयन को। चाहे उसके अंदर कोई विद्युत अपघट्य भी मिला दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं। चाहे उसमें कोई विद्युत अपघट्य मिला दे, विद्युत अपघट्य बोले तो NaCl, BaCl2, AlCl3, SnCl4, इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि भैया इसका क्या करेगा, अवक्षेपण करवा देगा ये, ठीक है, अवक्षेपण करवा देगा। तो NaCl मिला दूं कि इतने % तक NaCl भी मिला दिया जाए तो भी उस कोलाइडी विलयन अपनी अवस्था में रहेगा, अवक्षेपण नहीं होगा। मेरी बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो अब सुनिए, देखो विभिन्न रक्षी कोलाइड, ये भैया रक्षी कोलाइड है, इनको अगर कोलाइडी विलयन में अपन मिला दे तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, अवक्षेपण नहीं होगा। विभिन्न रक्षी कोलाइडों की रक्षण शक्ति भिन्न भिन्न होती है। भैया शक्ति भिन्न भिन्न है वापस,
कि किसको कितनी मात्रा में मिला दे, तो सबसे जो कम मात्रा में मिलाएं, जो क्वांटिटी ले रहे हैं 10 ml ले रहे हैं, 10 ml के सापेक्ष अगर जितना कम मात्रा में अपने को आवश्यक है तो वो उतना अच्छा क्या हो जाएगा, रक्शिकोलाइड हो जाएगा। वो उतना अच्छा क्या हो जाएगा, रक्शिकोलाइड हो जाएगा। देखिए मेरी बात सुनिए, विभिन्न रक्शिकोलाइड, ये है रक्शिकोलाइड की रक्षण शक्ति भिन्न भिन्न होती है। सबकी रक्षण शक्ति भिन्न भिन्न है। जिलेटिन की स्वर्ण संख्या, जो रक्षण शक्ति ना उसी के आधार पर अपनों ने क्या डिसाइड की, स्वर्ण संख्या डिसाइड की कि इतने ग्राम चाहिए तो वो उसकी स्वर्ण संख्या इतनी हो गई। तो इसमें यहाँ उल्टा है कि जिसका जितनी कम मात्रा चाहिए वो एक अच्छा रक्शिकोलाइड है, मतलब जिसका स्वर्ण संख्या का मान कम है वो उतना अच्छा रक्शिकोलाइड है। तो विभिन्न रक्शिकोलाइडों की रक्षण शक्ति भिन्न भिन्न होती है। इसको नापने के लिए एक पद का उपयोग किया जाता है जिसे स्वर्ण संख्या कहते हैं। स्वर्ण संख्या या गोल्डन नंबर, स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर, स्वर्ण मतलब गोल्ड। गोल्ड नंबर की खोज किसने की थी, जिग्मोंडी ने की थी। किसने की थी, जिग्मोंडी ने की थी। स्वर्ण संख्या रक्शिकोलाइड की मिलीग्राम में, स्वर्ण संख्या रक्शिकोलाइड, ये रक्शिकोलाइड है। रक्शिकोलाइड की ध्यान रखिएगा, इमेजिनेशन कीजिए डेफिनेशन की। स्वर्ण संख्या रक्शिकोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा है जो दिए गए 10 ml गोल्ड कोलाइडी विलियन, मतलब आपने किसका बना रखा है, गोल्ड कोलाइडी विलियन। ये है आपके सामने गोल्ड कोलाइडी विलियन, है ना, गोल्ड कोलाइडी विलियन। तो क्या रक्शिकोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा है जो दिए गए 10 ml गोल्ड कोलाइडी विलियन में 1 ml, 10 ml में कितना मिला दे, 1 ml अगर NaCl भी मिला दो, 10 ml में 1 ml NaCl मिला दिया तो NaCl का क्या काम है भैया, अवक्षेपण कर देगा। लेकिन रक्शिकोलाइड मिलाने पर अवक्षेपण नहीं होगा, ये आपके लिए गारंटी है। मतलब 10 ml आपको गोल्ड कोलाइड विलियन है, उसके अंदर 1 ml NaCl मिला दिया, मतलब 10 ml का 1 ml कितना हो गया, 10%। तो ये भी कह सकते हैं कि 10% उसमें कोई विद्युत अपघट्य जैसे NaCl मिला दिया तो भी उसका, NaCl मिला देने पर भी उसका अवक्षेपण नहीं होगा। तो वो जो मात्रा है ये रक्शिकोलाइड की मिलीग्राम में, वही उसकी क्या कहेगी, स्वर्ण संख्या कहलाएगी। एक बार और पढ़ते देखो, स्वर्ण संख्या रक्शिकोलाइड की, ये रक्शिकोलाइड इनकी मिलीग्राम में, रक्शिकोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा है जो दिए गए 10 ml गोल्ड कोलाइडी विलियन में 1 ml बोले तो कितने परसेंट हो रहा है, 10 ml का 10%, है ना। तो 1 ml NaCl विलियन मिलाने पर स्कंदन को रोकती है। मतलब स्कंदन की डेफिनेशन तो याद हो गई ना कि कोलाइडी विलियन को स्कंदन में क्या है, कोलाइडी विलियन को अवक्षेप में बदलने की क्रिया, अभी जस्ट पढ़ा आपने कि कोलाइडी विलियन को अवक्षेप में बदलने की, तो स्कंदन को रोकेगा मतलब अवक्षेप नहीं बनेगा। अतः स्वर्ण संख्या अधिक होने पर स्कंदन शक्ति कम होती है। तो स्वर्ण संख्या जिसकी ज़्यादा है उसकी स्कंदन शक्ति क्या होगी, कम होगी। तो देखिए ढूंढिए इसमें, अतः जिलेटिन एक उत्तम, जिलेटिन की स्वर्ण संख्या एक उत्तम क्या है, रक्शिकोलाइड है। जिलेटिन एक उत्तम रक्शिकोलाइड है और स्टार्च एक निम्न श्रेणी का रक्शिकोलाइड है। बाकी रक्षा करना तो सबका काम है और ये रक्शिकोलाइड है। मेरे हिसाब से आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम और इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनी इफेक्ट, ब्राउनी प्रभाव, विद्युत कण संचलन, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सारे लेक्चर आप सिस्टमेटिक देखिए, पूरी चैप्टर में हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी और हर एक चीज़ अपने को सिस्टमेटिक पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, तभी अपन एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता है, नॉन इम्पोर्टेंट इसलिए पढ़ना है क्योंकि उसके बेस पे अपने को इम्पोर्टेंट चीज़ें सारी समझ में आ जाए। समझ में आया ना, तो सारा सिलेबस आपको अच्छे से पढ़ना है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। ठीक है साथियों, तो आज अपनों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करी। पेप्टीकरण क्या होता है, स्कंदन क्या होता है, हार्डी-शुल्जे का नियम क्या होता है, स्वर्ण संख्या क्या होती है, गोल्ड नंबर क्या होते हैं, इसके बारे में अपनों ने बहुत प्यारी डिस्कशन करी। और मेरे हिसाब से अगर आपको नहीं समझ में आए तो डबल से रिपीट करके वीडियो देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। बुक्स का सहारा लीजिए। और साथियों, सभी अपने जो दोस्तों, अपने मित्रों को हमारे वीडियो शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल पाए और हमें भी मोटिवेशन मिले, ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेकर आए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण परिवेश के बच्चों को बेनिफिट मिल पाए। मेरा मकसद है कि ग्रामीण परिवेश के भोले वाले बच्चे, सरकारी स्कूलों के बच्चे जो रहते हैं, उनको अच्छे से हिंदी लैंग्वेज में, सरल भाषा में पढ़ाया जाए तो उनको सारी चीज़ें जो हैं कन्फर्म हो जाएगी। ज़्यादा ऐसा नहीं कि बच्चों को घुमा घुमा के पढ़ाया जाए ताकि उसको समझ में नहीं आए।
तो मेरा सरल लैंग्वेज में समझाता हूँ मैं, और सिंपल में जो भाषा है मेरी उसमें ही आपको प्रस्तुत करता हूँ। तो निश्चित ही आपको फ़ायदा होगा। एक बार पढ़ो, दो बार समझो, 3 बार समझो, आपको निश्चित ही फ़ायदा होगा। और सभी वीडियो देखिए आप मेरे। ओके, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप चैनल को नए आए हैं, कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि बेल आइकन का अगर आप पुश कर दोगे, दबा दोगे, तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, मैसेज आएगा जैसे मेरा नया वीडियो आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। और मैं डिस्क्रिप्शन में अपने मोबाइल नंबर दे दूँगा, वहाँ पर आप नोट्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको सारे नोट्स सिस्टमेटिक चाहिए तो। ठीक है साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।